अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बाइवेरिएट डेटा। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हम जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ते आ रहे हैं वो हमने यूनिवेरिएट डेटा के रिलेटेड पढ़ी है, यानी कि यूनिवेरिएट में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जबकि बाइवेरिएट में हम दो वेरिएबल्स को एक साथ यूज़ करते हैं। सो जब दो वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी किया जाता है उनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए उसको हम बाइवेरिएट डेटा कहते हैं। इस लेक्चर में हमारे टू मेन टॉपिक्स हैं, एक रिग्रेशन, दूसरा यहाँ पे कोरिलेशन। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने इनको अच्छे से कवर करना है। इन दोनों को यूज किया जाता है टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखें, पहले हम रिग्रेशन पढ़ लेते हैं। रिग्रेशन इज यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें एक वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन देखें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन आपने मैथ में भी पढ़ी होगी। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे रिग्रेशन फाइंड करने के लिए। इसको हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर, कि पहले जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट आएगा वो फिर वैल्यू जाएगी y को। ठीक है, तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट क्या होता है, ये भी आपने मैथ में पढ़ा होगा। y इंटरसेप्ट में हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है, जबकि x इंटरसेप्ट में है y की वैल्यू 0 पुट करते हैं और हमें x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, और b यहाँ पे हमारे पास स्लोप है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब हम यहाँ पे टू इक्वेशंस पढ़ने लगे हैं, इनको हम नॉर्मल इक्वेशंस भी कहते हैं और इनको यूज किया जाता है a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यानी कि यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या है, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b इंटू समेशन ऑफ x, और दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे समेशन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने एक दफा देख लेना। अब हम देखने लगे हैं कोरिलेशन का कंसेप्ट क्या है। अब कोरिलेशन भी दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये हमें बताता है कि उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ठीक है, यानी कि ये उन रिलेशनशिप की हमें स्ट्रेंथ मेजर करके दे रहा होता है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि कोरिलेशन की वैल्यू जब भी आप फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बिटवीन होगी। ठीक है, ना तो -1 से लेस होगी ना 1 से ग्रेटर होगी, इसके दरमियान ही कहीं आपके पास वैल्यू आएगी। आर को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले को जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब हम इसको देख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोरिलेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। अगर तो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आती है तो इसका मतलब कि आपका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान आप जो रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हो उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। तो अगर तो आर की वैल्यू -1 से 0 के दरमियान आती है तो वो कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब कि उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो आप रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हो उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि नो कोरिलेशन। ठीक है, अगर वैल्यू आपकी कोरिलेशन की 0 आती है तो ये तीनों टाइप्स आपने अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आर की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान होगी। ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू, तो अगर तो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा 1 के करीब होगी ना उतना ही आपका कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर तो आपकी जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी अगर तो वो 0 के करीब होगी तो उसका मतलब कि आपका जो कोरिलेशन है, जिन वेरिएबल्स के में आप रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हो उनका कोरिलेशन जो है वो वीक है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम देखने लगे हैं रिग्रेशन की एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्योंकि अब हम जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हम बाइवेरिएट डेटा की पढ़ेंगे। बाइवेरिएट में हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे आवर्स ऑफ स्टडी का हमें डेटा दिया गया है और ये एग्जाम मार्क्स हैं जिसको हमने वाई से डिनोट किया। एक हमारे पास एक्स वेरिएबल है ये वाला और वाई वेरिएबल हमारे पास ये वाला है एग्जाम मार्क्स। अब डेटा हमारे पास है कि 2 आवर्स है, तो यहाँ पे बताया गया कि अगर तो स्टूडेंट जो है वो 2 आवर्स स्टडी करते हैं तो वो एग्जाम में 50 मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। 4 आवर्स स्टडी करते हैं तो वो 60 मार्क्स ले सकते हैं। अगर वो 6 आवर्स स्टडी करते हैं तो वो 70 मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये डेटा हमें दिया गया। अब ये जो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं, आवर्स ऑफ स्टडी और एग्जाम मार्क्स, इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान हमने रिग्रेशन फाइंड करना है। सो रिग्रेशन फाइंड किस तरह करेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए वही हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। हम इस इक्वेशन में हमें ए और बी की वैल्यू को पहले हमने फाइंड करना है। ए और बी की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, पहले हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास डेटा है उसमें
कितने आवर्स ऐड होंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट कितने नंबर लेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे देखें, अगर तो 2 घंटे एक स्टूडेंट स्टडी करता है तो वो 50 नंबर ले रहा है, लेकिन अगर वो 4 घंटे स्टडी करता है तो वो 60 नंबर ले रहा है। यानी कि हर आवर्स में अगर हम 2 आवर्स और ऐड करते हैं तो 10 मार्क्स का इजाफा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपने ज़रा याद रखना है कि जैसे देखें 2 में 2 ऐड किया तो 4 आवर्स वो स्टडी करे तो 60 मार्क्स लेगा। तो ये तो हमने देख लिया कि 2-2 घंटे ऐड करने से 10-10 नंबर का इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर हमने देखना कि 1 घंटा ऐड करने से कितने मार्क्स लेगा, अब जाहिर सी बात है कि 2 घंटे हम ऐड कर रहे हैं तो 10 नंबर का इजाफा हो रहा है। तो अगर हमने देखना कि 1 घंटा ऐड करेंगे तो 5 नंबर का इजाफा होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 2 घंटों में स्टूडेंट 50 नंबर ले रहा है तो 3 घंटों में वो 55 मार्क्स लेगा। ठीक है, इसी तरह 4 घंटों में 60 मार्क्स लेगा। तो अगर हम देखना है कि 5 आवर्स में कितना मार्क्स ले रहा है तो वो 65 लेगा, तो 6 में 70। तो 2 आवर्स ऐड करने से 10 मार्क्स का एडिशन हो रहा है और 1 आवर ऐड करने से 5 मार्क्स का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, वो यहाँ पर देखें। अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 10 मार्क्स को 2 आवर्स में डिवाइड करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, 5 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू किस तरह निकालनी है, हमने ये देखना है कि जो मार्क्स हैं उनका पर आवर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पर आवर चेक करने के लिए आपने 10 मार्क्स को 2 आवर से डिवाइड कर देना और 5 मार्क्स आ जाएंगे। ये 5 जो है ये अब बी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हमने निकाली बी की वैल्यू। अब हमने निकालनी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमने किस तरह निकालनी है, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, एक्स हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, नंबर ऑफ आवर्स, और वाई हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, मार्क्स का वेरिएबल है। सो अगर तो हम आवर्स को 0 कर देते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहा, तो वो फिर कितने नंबर लेगा। ठीक है, जैसे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर 2 आवर्स स्टडी करने से 50 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर 0 आवर्स हों तो स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लेंगे। अब जैसे 2 आवर्स ऐड करने से 10-10 नंबर्स का इजाफा हो रहा था, अगर हम 2 आवर्स माइनस कर देते हैं तो 10 मार्क्स का भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 में से 2 निकाल देंगे तो मतलब कि 0 आवर हो जाएगा। तो अगर 0 आवर होगा तो इसका मतलब कि स्टूडेंट जो है वो 40 मार्क्स लेगा। तो इसका मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो 40 मार्क्स लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, कोई भी स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन में हम पुट करेंगे y इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे 40 आ जाएगी, यहाँ पे प्लस b की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, 5 इंटू एक्स। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है। वो किस तरह दे रही है, अब इस इक्वेशन से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट कितने आवर स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम में कितने नंबर ले सकता है। यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो y हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, y हमारे पास मार्क्स का वेरिएबल है और x हमारे पास आवर्स का वेरिएबल है। तो जो मार्क्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आवर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि y वेरिएबल जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मार्क्स किस तरह आवर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इस तरह डिपेंड कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट जितने ज़्यादा आवर्स स्टडी करेगा उतने ज़्यादा अच्छे वो नंबर लेगा। ठीक है, तो इस तरह y डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, यानी कि x की वैल्यू हमने खुद पुट करनी है और फिर हमें जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, तो वो वैल्यू जाएगी y को। ठीक है, इस तरह y डिपेंड कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फाइंड करना है कि स्टूडेंट जो है वो 5 आवर्स स्टडी करता है, ठीक है, तो हम यहाँ x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, ये 65 जो है ये मार्क्स आ गए हैं। यानी कि एक स्टूडेंट जो 5 आवर्स पढ़ता है वो एग्जाम में 65 मार्क्स ले सकता है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने घंटे पढ़ सकते हैं। उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे एक्स की पुट करनी है और हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग जितने घंटे वो पढ़ते हैं वो कितने नंबर ले सकते हैं एग्जाम में। तो रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए हमने ये इक्वेशन यूज़ की। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास एक यूज़फुल इक्वेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम इजीली अपने एग्जाम्स मार्क्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम देखने लगे हैं अगली एग्जांपल कोरिलेशन के लिए। ठीक है, अब कोरिलेशन के लिए ये एग्जांपल है यहाँ पे, इसके लिए भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि कोरिलेशन भी 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो 2 वेरिएबल, एक यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएबल है जिसको हमने एक्स से डिनोट करना है, एक यहाँ पे वेरिएबल है आइसक्रीम सेल्स का जिसको हमने वाई से डिनोट करना है। ठीक हो गया, अब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान हमने कोरिलेशन यूज़ करते हुए रिलेशनशिप को फाइंड करना है। ठीक है, तो कोरिलेशन के लिए पीछे हमने आर का फॉर्मूला देखा था, उसी को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर है यहाँ पे 25, 28, उसके अकॉर्डिंग उन आइसक्रीम सेल्स है यहाँ पे 200, 300 और ऑनवर्ड यहाँ पे 500 तक। अब ऊपर ये भी पॉइंट आपने यहाँ देखना है कि जब ये जो ए बी की वैल्यू तो हमने इस तरह निकालनी है ना, अब पीछे जो हमने नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ी थी ना, ये वाली,
इन इक्वेशन से भी हम ए बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू होगी तो हम बी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, बी की होगी तो हम ए की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कोरिलेशन। तो इन दोनों के दरमियान जब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो हमें आर की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0.9983, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने पीछे आपको बताया, ये आर वाला फॉर्मूला। तो इसको कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं कि किस तरह हमारा यहाँ पे रिजल्ट आता है आर का। अब जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने कोरिलेशन की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो किस तरह फाइंड किया है, यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला लिखा आर का सबसे पहले। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है डेटा, दोनों वेरिएबल्स का डेटा। इस डेटा को अब हम यूज़ करते हुए आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूले में देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 है। यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू कॉलम आएगा उन सब का हमने सम ले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, ये देखें दोनों वेरिएबल्स का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कॉलम आया, उन सब का मैंने सम ले लिया, ठीक है। यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम ले लेना। सम लेने के बाद यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आई है 54,200। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स की जो भी वैल्यूज़ हैं इन सब का सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150। उसके बाद समेशन ऑफ वाई, यानी कि वाई की सारी वैल्यूज़ को हम सम करेंगे और यहाँ पे 1750 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखना है 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करने के पहले जो आपकी एक्स की ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इन सब का आपने स्केल ले लेना है। स्केल लेने के बाद जो न्यू कॉलम आएगा ना उन सब का आपने सम ले लेना है। तो सम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4558 माइनस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी ना 150, इसका अब हम स्केयर ले लेंगे। तो जब इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200 500। उसके बाद यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ वाई स्केयर। अब यहाँ पे पहले आपने जो वाई वेरिएबल है इन सारी वैल्यूज़ का स्केयर ले लेना है और फिर आपने उसका सम ले लेना है। और फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6,62,500 माइनस लिखेंगे। उसके बाद समेशन ऑफ वाई, ये जो समेशन ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी 1750, इसका अब हमने स्केयर लेना है। स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 150 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया इस वैल्यू को तो हमारे पास 290 आ जाएगा। इसी तरह 5 को हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 2,50,000 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8,500 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8,514.7। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0.9983, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है r इज इक्वल टू 0.9983, मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बिटवीन आती है, तो मतलब कि हमारी वैल्यू उनके दरमियान आई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर तो कोरिलेशन की वैल्यू नियर टू 1 है तो इसका मतलब कि कोरिलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर वो नियर टू 0 है तो कोरिलेशन हमारा वीक होगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 0.9, ये 1 के सबसे करीब वैल्यू है, ठीक है। मतलब कि अब जो इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं कोरिलेशन को यूज़ करते हुए, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग किस तरह है कि अगर हम अपने डेटा को देखें तो ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये आइसक्रीम सेल्स हैं। अब इसका मतलब है कि अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइसक्रीम सेल्स भी इंक्रीज होंगी। यानी कि यहाँ पे देखिए अगर टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतनी ही गर्मी आएगी, तो जितनी गर्मी होगी आइसक्रीम की उतनी ही ज़्यादा सेल्स होंगी, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर लो होगा उतनी ही आइसक्रीम की सेल्स कम होगी। अब ये आर की वैल्यू हमें बता रही है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन स्ट्रॉन्ग है कि टेम्परेचर बढ़ने से आइसक्रीम सेल्स भी इंक्रीज होंगी, टेम्परेचर डिक्रीज होंगी तो आइसक्रीम की सेल्स भी डिक्रीज होंगी। तो वही यहाँ पे बताया गया कि दिस शोज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स। कि आर की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये हमें बता रही है कि टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल्स इन दोनों वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेल्स भी हमारे पास इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों आपने अच्छी तरह कवर करना है। यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।